So very good morning everyone. चैप्टर 3 ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं टुडे, बट उसमें कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, वो है भारत पे की केस स्टडी। अभी इस चैप्टर में हम लोग ने जितना पढ़ा उसके अलावा क्या बच रहा है, बहुत स्लाइड डायरेक्ट टैक्स की कुछ प्रोविजन पहले सेटल हो जाते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं डायरेक्ट टैक्स में, वो एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। एक या दो पॉइंट जिसमें कुछ रेट या फिर कुछ ईयर्स की चेंजेस है, रेट्स के चेंजेस है, उस पे देखेंगे। दो तीन स्कीम्स हैं और फिर लास्ट में एक भारत पे की बहुत अच्छी केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और फिर हम लोग लास्ट में एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग नए एकदम फ्रेश माइंड से मिले हैं, तो पहले केस लॉ के स्टार्ट करेंगे, फिर जो छोटी छोटी चीजें बच गई हैं उसको डिस्कस करेंगे, एंड ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, भारत पे केस स्टडी, बिना कुछ नोट्स बनाए पहले समझना है ये केस लॉ है क्या। आई वांट फुल 100% अटेंशन है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 100% अटेंशन के साथ हम लोग भारत पे की केस स्टडी डिस्कस करेंगे। हुआ क्या, कैसे शुरू हुआ और मैटर क्या है, और हम लोग के कोर्स में क्यों प्रिस्क्राइब है। तो पेज नंबर 105 अपनी मॉड्यूल में डन। पढ़ना कुछ नहीं है, मैटर पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, सब रेडी है, सब सेटल हो चुके हैं, सेटल। नोट्स अभी कुछ नहीं बनाना है, केस लॉ समझना है कि मैटर क्या है। स्टार्टिंग विद, ये पूरा मैटर शुरू होता है एक ट्वीट से, जस्ट अ ट्वीट। एक ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया था और उसमें एक ऑडियो मैसेज लीक होता है। एक ट्वीट आया जिसमें एक ऑडियो मैसेज लीक हो गया। वो ऑडियो मैसेज में 2% बात करते हैं, 2% की जगह 2 घर बन गए हैं। दो पर्सन बात करते हैं, थोड़े डंडे जैसे हैं। ठीक है, 2% जो बात कर रहे हैं उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है। और फिर खबर आती है कि उनमें से एक पर्सन कौन है, भारत पे का को फाउंडर, दैट इज अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर की आवाज है, बहुत सारी बातें आती हैं, एंड फिर अश्नीर ग्रोवर खुद सामने आते हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि ये दुनिया भरी पड़ी है स्कैमर्स से, और ये एक फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके कैरेक्टर को खराब किया जा रहा है, ये अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह उनकी नहीं, वो पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। और बाकी जगह सब जगह खबर आती है कि कहीं ना कहीं अश्नीर ग्रोवर नहीं। फिर मैटर बढ़ता है और बात आती है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को हुआ ये कि अश्नीर ग्रोवर ने एक केस फाइल कर दिया था, और वो केस फाइल हुआ है कोटक बैंक के एम्प्लॉय। दिस वाज कोटक बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, वापस वो न्यूज आ जाती है जो पहले ट्विटर के थ्रू वायरल हुई थी कि कहीं ना कहीं वो अश्नीर ग्रोवर ही थे और दूसरा पर्सन कोटक बैंक का एम्प्लॉय था। बट स्पेक्यूलेशंस थे, एलिगेशंस थे, क्लैरिटी कुछ भी नहीं थी, कोई प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं था। केस क्या है, मैटर क्या है, हुआ क्या, ये ट्विटर के साथ जो शुरू हुआ, अब लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, ऐसा चल क्या रहा था, उस ऑडियो में ऐसा क्या बोला गया था। तो बहुत सारी गाली गलौज हुई उस ऑडियो में। और फिर बात आती है व्हाट वाज द मैटर। मैटर वाज कि अश्नीर ग्रोवर ने कुछ फाइनेंस की हेल्प मांगी थी कोटक बैंक से, एंड कोटक बैंक के एम्प्लॉय ने उनको प्रॉमिस किया था, जस्ट अ मिनट, कोटक बैंक के एम्प्लॉय ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो फाइनेंसिंग में हेल्प करेंगे। फाइनेंसिंग किसकी होने वाली थी, एक्चुअली नायका का एक आईपीओ आने वाला था जिसमें 500 CR की फाइनेंसिंग अश्नीर ग्रोवर ने कोटक बैंक से हेल्प मांगी, एंड कोटक बैंक के एम्प्लॉय ने उनको पूरा एश्योरेंस दिया था वो प्रोवाइड करेंगे। बट लास्ट मोमेंट में कोटक बैंक के एम्प्लॉय उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से वो जब लिस्ट होती है उस लिस्टिंग में
78% का उनको गेन होता है, जिन्होंने लिस्ट करवाया होगा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको। अब ये तो कर नहीं पाए, उनको टाइम पे पैसा आया नहीं एंड वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ये 78% का जो गेन होने वाला था पर हुआ नहीं, उस चीज को ये लेकर नाराज थे और कहा कि इसका जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कोटक बैंक को देना पड़ेगा। बात रही अब ये अब्यूजिव लैंग्वेज की, तो फिर थोड़ी और इंक्वायरी बढ़ती है और इंक्वायरी चली जाती है बाकी भारत पे एम्प्लॉइज के साथ कि एक्चुअली में कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है। तो एक्चुअली में कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है, तो वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कंपनी में बहुत ही टॉक्सिक कल्चर है। टॉक्सिक कल्चर मतलब मिसबिहेवियर है, लैंग्वेजेस, एनवायरनमेंट बहुत खराब है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, ये सब चीजें बाहर आने लगी। फिर बात आती है कि अब मैटर कहाँ बढ़ रहा है। अब कोटक बैंक वाले इन पे ये आके स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ उन्होंने हम पे एक सूट केस, एक लीगल एक्शन लिया है जिसको हम भी लीगली रिप्लाई कर रहे हैं। उस ऑडियो में उनको कई धमकी दी गई थी कोटक बैंक के एम्प्लॉइज। ये पूरी कहानी ये नायका के आईपीओ को लेकर शुरू हुई। अब जब एक मामला खुलता है तो किसी की जैसे एक पोल खुलती है तो और भी चीजें खुलती रहती। जो लोग अश्विनी ग्रोवर को नहीं जानते हैं वो याद रख सकते हैं, एक शार्क टैंक नाम का शो आया था, उसमें भी ये थे। तो जब एक स्टार्टअप होता है, एक कंपनी एक स्टार्टअप करती है, तो स्टार्टअप के टाइम पे वो चीजें बहुत ग्लैमरस दिखती हैं, जिस तरीके से वो दिखाया जाता है ग्लैमरस दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सी स्टार्टअप होने वाला है। बट जब भी स्टार्टअप होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस और उसको कैश बर्निंग कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में वो सिर्फ मांगता है कैश, पैसा इन्वेस्ट होता रहता है, कुछ टाइम पे वर्क करने के बाद वो आपको रिवॉर्ड देगा। शुरुआत में हर कंपनी स्टार्टअप एक कैश बर्निंग मशीन होती है, ठीक है। अभी तक मैटर समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा था। अब जब एक पुल खुली तो दूसरी पुल भी खुलने लगी। अब एंट्री होती है इनकी वाइफ की। इनकी वाइफ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज वाइफ मधुरी जैन ग्रोवर। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एंगल है। अब दूसरा, ये एक मैटर था, अब दूसरा मैटर क्या निकल के आया कि ये लोग एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट कराते हैं। आप सब ऑडिट के नाम से तो एकदम फैमिलियर हैं। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का मतलब ही होता है कि रिलेटिव पार्टी नहीं हो सकती आपकी ऑडिटिंग, एकदम थर्ड पार्टी होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाते हैं, पर जिस कंसल्टेंसी फर्म को ये सारा पैसा दिया जा रहा था वो पानीपत से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? पानीपत से। अब बाकी ये क्या चक्कर आ गया, पानीपत से जो बिलोंग करते थे, इन मैडम का होम टाउन भी पानीपत है। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। पानीपत में इनका होम टाउन है और लीगली एलिगेशंस ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये भी कोई कंसल्टेंसी फर्म नहीं थी। ये कंसल्टेंसी फर्म स्पेसिफिकली इनके लिए क्रिएट की गई थी। तो असल में ये लोग कंपनी से इंडिपेंडेंट ऑडिट के नाम पे पैसा मांग के इसमें देते थे एंड ये कंसल्टेंसी फर्म कुछ थी ही नहीं, ये क्या थी, एक स्पेसिफिकली क्रिएट की गई थी इनकी कंपनी की ऑडिट करने के लिए। ये दूसरा मैटर शामिल आया। अब इसमें एंट्री हो जाती है आरबीआई की। आरबीआई इस मैटर को बहुत गंभीरता से देख रहा था कि चल क्या रहा है, कहीं इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात आ जा रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है, और दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आ जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने सुना है? कॉर्पोरेट का कल्चर, जब आप कंपनीज में काम करोगे वहां का वर्क कल्चर काफी अच्छा होता है। ऐसे नहीं होता है कि तू तड़ाक या फिर गाली गलौज चलना शुरू हो गया, हाथापाई चलना शुरू हो गया, ये सब नहीं होता है। अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है आप लीगली एक्शन लीजिए, ये नहीं कर सकते आप। तो काफी हद तक ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था। आरबीआई इस पे नजर रख रहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ऑलरेडी सामने आ गई और अश्नीर ग्रोवर हाईलाइटेड है। अश्नीर ग्रोवर के ऊपर कई एलिगेशंस ये लगे कि जिनको भी इन्होंने स्टार्टअप्स में हेल्प की है वो लोग भी संभल के रहे, क्योंकि ये इनका वे ऑफ बिहेवियर ही ऐसा है। खैर वो क्या सच है क्या झूठ है अभी तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में क्या है, बट ये मैटर हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बुक में काफी डिटेल में ये कवर किया है। अगर डायरेक्ट सीधे इस पे आ जाते तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या है। अब कहानी सबको समझ में आ गई,
एक क्विक रिकैप की कहानी में था क्या, कहानी में स्टार्टिंग होती है अश्विनी ग्रोवर की। अभी जो एक वर्ड होता है ना कर्मा, वही आया था। अश्विनी ग्रोवर के पास 2 फाउंडर्स आए थे इस कंपनी के, भारत पे के, कि इनको थर्ड मतलब उनको कुछ कैपिटल की जरूरत थी। तो अश्विनी ग्रोवर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो उनके पास गए थे एंड ये थर्ड को फाउंडर बनके भारत पे को ज्वाइन कर लेते हैं। अब भारत पे को ज्वाइन किए एज अ थर्ड को फाउंडर, और बाद में ये इतना पूरा कंट्रोल जमा लेते हैं भारत पे कि पहले की 2 फाउंडर को हटा देते हैं और खुद अकेले पूरे उसको कंट्रोल करते हैं। बट अब क्या हुआ, अब कंपनी ने इनको निकाल दिया, इन्होंने को फाउंडर बन के फाउंडर्स को निकाला, उसके बाद कंपनी ने अब इनको निकाल दिया, डायरेक्टर से भी निकाल दिया, को फाउंडर से भी, ड्यू टू एक्ट ऑफ मिसबिहेव के एक्ट पे सब कुछ हो गया। ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अब पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, भारत पे was founded in the year 2018 and offers a range of fintech products that to cater to small merchants and also help to accept digital payments। ये कहानी हुई थी, भारत पे की एंट्री होती 2018। ऑलरेडी पेटीएम सब जगह फ्लरिश कर चुका था, हर उस पे पेटीएम आपको दिखता है, क्यूआर कोड ऑफ पेटीएम। पर पेटीएम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका डिजिटल जो लूप्स थे उसको ये देखते हैं एंड ये सडनली भारत पे बहुत ग्रो करता है। स्पेसिफिकली 2016 में ये जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए, तब डिजिटल पेमेंट की रिक्वायरमेंट आई थी, क्योंकि सब बैंक ट्रांसफर कर रहे थे 500 1000 का। आप छोटे अमाउंट, छोटे करेंसी नोट से बहुत बड़े बड़े पेमेंट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपए का सिक्का, कुछ भी सामान खरीदना है तो झोला भर के सिक्के लेकर जाना पड़ेगा। तो जितना बड़ा अमाउंट आप करेंसी होगी, आप उतनी बड़ी परचेजिंग कर पाओगे। आप कहोगे कि चलो 500 का बैन हुआ, 100 रुपए का कर लेते, 100 के 500 नोट। बट आप सोचो एक घर लेने जा रहे हैं कुछ, तो कितना पैसा आप लेकर जाओगे, 100 रुपए की करेंसी के साथ। तब फ्लरिश हुआ डिजिटल पेमेंट। दूसरा डिजिटल पेमेंट पे एक रिवैम्प कब आया, कोविड के दौरान। कोविड के दौरान जब कैश ट्रांजैक्शन एकदम लोगों ने लेना बंद कर दिया, इवन सब्जी वालों से लोग कहते थे यहाँ रख के चले जाना, थोड़ी देर बाद सैनिटाइज करके तब उठाते थे, पर वो छोटे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब बाकी कैसे ट्रांजैक्शन करें, सब जगह गूगल पे एंड पेटीएम ये सब फ्लरिश हुए। तो भारत पे भी ऐसे ही ग्रो कर गया, 2 बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए थे उसको, डीमोनेटाइजेशन और कोविड। भारत पे हैज फैसिलिटेटेड द डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टोटलिंग ऑफ इतना टू द मर्चेंट्स इन लॉन्च। ये कहानी लॉन्च से ये कहानी है। आते हैं सीधे, व्हाट हैपेंड ऑफ एन ऑडियो लीक। सो व्हाट रियली हैपेंड, it all began with an audio leak. On January 19, Ashwini Grover, co-founder and managing director of BharatPe, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, co-founder and managing director, इनकी पोस्ट क्या थी भारत पे? Co-founder and managing director of BharatPe took voluntary leave until the end of March. The voluntary leave came 2 weeks after recording of a phone conversation was leaked online in which man, alleged to be Grover, could be heard abusing and threatening an employee of Kotak Mahindra Bank after missing out an IPO allotment for Nykaa. IPO allotment for which company? Nykaa. IPO despite being promised one, while Ashwini first termed as a fake audio by some scamsters trying to extort fund। उन्होंने इल्जाम ये लगाया था कि ये जो आदमी है कई दिन से मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है और मैंने पैसे नहीं दिए, तो मुझे ये बदनाम करने के लिए या फिर फंसाने के लिए ये ऑडियो लीक करता है। He later deleted the tweet and वो ऑडियो जिस पर्सन ने एक फेक ट्विटर अकाउंट बना के जिसने मैं लीक करवाया था, उसने क्या किया, खुद ही डिलीट कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक इज नाउ pursuing legal action with Ashwini Grover and inappropriate language used against the employee। आप खुद वो ऑडियो सुन सकते हो, यूट्यूब पे बहुत इजीली है, बहुत धमकियां दी गई थी, जान एनकाउंटर करवा देंगे, ये सब कुछ उसमें वो यूज किया था। आप सोच रहे हो इतना बड़ा मैटर,
क्योंकि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करवा रहा था, जिसमें गेन हो जाता है 78%। ठीक है, बट एथिक्स नहीं खोना चाहिए। टॉक्सिक वर्क कल्चर, industry experts were quick to point out that apart from Kotak controversy, concerns were growing about toxic work culture at BharatPe, along with Grover's presence on startup TV show Shark Tank, when some of his comments to entrepreneurs pitching for the fund sounds rather rude and harsh. अब पोल खुल रही थी कि भारत पे के अंदर का भी कल्चर बहुत बेकार है, और दूसरा शार्क टैंक वाले शो में भी बताया गया कि उनका बिहेवियर काफी रूड एंड हार्श है। Reports also said due to headstrong personality, he was made to step back from his role as a CEO and made the MD. Some media reports also suggested that due to foul and aggressive language becoming the norm at BharatPe, that was an exodus and top level talent from the company. तो कंपनी में ये सब लैंग्वेजेस का यूज होता रहा होगा। एक कुछ मतलब इंटीरियर सोर्सेस से ये चीजें बाहर आई थी मीडिया में, पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था कि किसने ये सारी बातें बताई, कि कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ रिजाइन ही इसलिए किया था क्योंकि टॉक्सिक कल्चर है वहां पे। टॉक्सिक कल्चर मतलब वे ऑफ बिहेवियर काफी खराब था। फिर गॉड सिंड्रोम, ये फिर वही कहानी है रिपीट करते हुए। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पे आते हैं। About a week ago, after Grover went on leave, his wife Madhuri Jain Grover, who is a group head of controls at the company, followed suit as the firm decided to take an independent audit of its internal process and system. The company appointed this to conduct the independent audit after the BharatPe come under the intense media scrutiny. What was the problem? I again told that ये जिस कंपनी कंसल्टेंसी फर्म से बिलोंग करते थे, जिससे ऑडिट करवा रहे थे, वो कहाँ की है? पानीपत की। एंड होम टाउन इनका कहाँ है? अब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। The report mentions Madhuri Jain received at least 3 of these invoices herself and forwarded them to the company for payments. The invoices were created by Jain and Jain's brother. The review was found spending 3.77 crore on the vendors with connection to Panipat, which is Madhuri's hometown. These vendors all had commonality, such similar email addresses, similar physical addresses, similar formats, similar bank branches, and were all present in Panipat. पानीपत के अलावा का क्या कनेक्शन था? एकदम माधुरी जैसे वो उनका था ईमेल एड्रेस, वैसे ही वो भी ईमेल एड्रेस रखे थे। जहां पे उनका घर था वैसा ही वो था। बैंक ब्रांचेस सब सेम थी, तो ये कनेक्शन निकलता जा रहा था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आगे व्हाट वाज से अबाउट द लीक्स। भारत पे ने क्या लीक्स के बारे में कहा? भारत पे issued a statement saying it is yet to receive a final report from Alvarez and Marcel. We are deeply pained that the integrity of BharatPe board or individual board members is being questioned time. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम इज इमेज ऑफ द कंपनी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब कोई कंपनी कंट्रोवर्सी में चली जाती है तो कंपनी की शेयर पे भी उसका इफेक्ट आने लगता है। लोग कहते हैं अरे कंपनी में बड़ा वो मचा हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हो सकता है कुछ हो आगे, इसमें से शेयर्स निकाल लेते हैं। शेयर्स निकलने शुरू होते हैं और कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरने लगती है, तो सफर करने लगे जो शेयर होल्डर्स थे वो। उसके बाद वी वुड अर्ज दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स रिव्यू एंड द बोर्ड मीटिंग इज मेंटेन्ड बाय ऑल. We request everyone, including the media, to show restraint and allow governance review to make place. अब क्या होता है एक्चुअली, मीडिया की भी कुछ होता है ये कि कुछ फाइनल रिपोर्ट आने से पहले मीडिया एक को कल्प्रेट बनाई देती है। बिना कोई रिपोर्ट आए एक तो हो ही जाता है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले मीडिया यही दोषी है उसको तुरंत जेल के पीछे खड़ा करते हुए दिखा देते हैं। मीडिया की आदत हो गई है अपने चैनल को इतना हिट बनाने के लिए, वो क्या करते हैं टीआरपी के लिए पूरा सब मतलब पब्लिक अटेंशन एक स्क्रीन पे लाएंगे, यही है वो। पर पूरा लाइन नहीं बोलते, दोषी वर्ड नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बोलेंगे, बट पूरा अटेंशन सीख करने के लिए उस आदमी को जेल के पीछे खड़ा करते हैं। एक इनका नकली सा जेल बन जाता है और वो और दुख भरे वो बैठे रहते हैं। कुछ कुछ यही सब हर जगह होता है।
ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ। उस समय तो रिया चक्रवर्ती ही हर चैनल पे थी, फिर सडनली 2 महीने बाद लगा पब्लिक इंटरेस्ट इससे जा रहा है, पब्लिक शिफ्ट करने लगी थी, न्यूज चैनल हटाओ, अब देखना ही नहीं है, दिन भर यही है, तो फिर न्यूज भी गायब हो गई। फिर उसके बाद वो केस में क्या हुआ क्या नहीं, किसी न्यूज चैनल ने कुछ दिखाया ही नहीं। जब पब्लिक इंटरेस्ट कहीं शिफ्ट होने लगे वो तुरंत अपनी न्यूज बदल देंगे। इंडियाज ग्रोथ इन नेक्स्ट, ये तो भारत पे के अलावा है। भारत पे बोर्ड हैज नाउ रिपोर्टेडली डिसाइडेड टू रोप इन अकाउंटिंग फर्म PwC फॉर एन independent audit. This move is aimed at terminating the service of Grover and his wife, since as per MOU clause they can only be ousted after the reported Big Four audit firm indicts them. मतलब बड़ी Big Four audit firm में ये स्टेट हो जाए ऐसा कुछ तो वो उनको हटा सकते हैं। Are separately conducting through a probe into company's practices. Bharat Pay co-founder Ashwini Grover has demanded 4,000 crores from investors to buy out his stake if they wanted to exit. अगर कंपनी से निकालना चाहते हैं तो 4,000 करोड़ दो, हम निकल जाएंगे। कौन बोलता है? ये एग्जिट वाली कहानी हो गई, एंट्री वाली भी बता दी। अब कंपनी के एग्जिट में है ये 4,000 करोड़ दो, हम अभी निकल जाएंगे। The latest is that he has already talked to sell his 9.5% stake in fintech startup, which would pave the way for his full exit rather than being embroiled in law. The legal battles with the board members of this and this. उन्होंने कहा कि खुद ही अपना पूरा शेयर स्टेक बेच देंगे, हालांकि अब ये कंपनी का पार्ट नहीं है। अब एक कुछ चीजें फैक्ट्स लिख लेते हैं। करंटली में कौन सीईओ है, कौन चेयरमैन है? करंट में सीईओ ऑफ भारत पे एंड चेयरपर्सन सुहेल समीर नाम है सीईओ का, एंड चेयरपर्सन रजनीश कुमार है जो कि फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रहे हैं। इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी। सीएस के जर्नी में न जाने अनगिनत केस लॉज आप पढ़ेंगे। फाइनल में तो 2 आई थिंक सब्जेक्ट्स ही पूरे केस लॉज पे हैं, पूरी बुक केस स्टडी, एक भी डायरेक्ट टॉपिक्स में। तो केस स्टडी को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका उसके बेसिक मैटर को जानने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में, कि हिंदी में ही सही, कि हुआ क्या था। फिर उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप केस लॉज पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब इल्जाम लगाया गया था, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया था, स्पेक्यूलेशंस। तो आप क्या करोगे, अपनी राइटिंग में तो उसको पूरा दोषी बना ही दोगे, क्योंकि आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज फिक्स्ड है। बट आपको थर्ड एंगल से सोचना है। नथिंग इज प्रूव्ड येट, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो आप इस चीज को, अपने मैटर को अपने से बाहर रखो। आप टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनी के बनने वाले हो, तो कैसे प्रेजेंट करना है, ये कुछ वर्ड्स ऐसा किसी रिपोर्ट्स में स्टेटेड था, हम कुछ नहीं कह रहे, ऐसा किसी रिपोर्ट्स में स्टेटेड था, ये एलिगेशंस लगाए एंड ये स्पेक्यूलेशंस है, ऐसे करके अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डन। अब वही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब डायरेक्ट टैक्स की तरफ आते हैं। डायरेक्ट टैक्स की प्रोविजंस आप जब डिटेल में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आ सकता। बट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अमेंडमेंट क्या है, कुछ ईयर चेंज हुआ है, कुछ रेट चेंज हुआ है, तो उसको अलग से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, आपको पूरा प्रोविजन समझाने को नहीं बोला जाएगा।
और एक वर्ड याद रखना, इसमें सब कुछ प्रपोज्ड है, अभी कुछ फाइनल नहीं, प्रपोज्ड है। New section 139(8)(a) proposed to be inserted to provide for updated income tax return, इसको हम revised return भी कहते हैं, can be filed within 2 years। ये लिख लो बस, revised return कब तक फाइल कर सकते हैं? 2 years। डन। ये सारी चीजें क्लैरिफिकेशंस पे हैं कि कोई वर्ड का मतलब बहुत एम्बिगुअस होता है, मतलब कि क्लियर नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज करा जाए, तो वो चीजें समझाई गई हैं, उसमें कुछ नहीं है, सीधे जो मार्क कराने वाला पॉइंट है वही करेंगे। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 8 पे आएंगे। The rationalization provision to promote growth of cooperative societies, the minimum tax rate from 18.5% to 15% in order to provide any parity between cooperative societies and company। और सरचार्ज का रेट कम हुआ था 12% से, सरचार्ज कहाँ चला गया था? 7%। सरचार्ज जिसको नहीं पता है, सरचार्ज मतलब होता है टैक्स पे टैक्स, मतलब एक तरीके से इनको अमीरों का टैक्स कहा जाता है। वाई? क्योंकि कुछ लोगों की इनकम 3 लाख से ऊपर है, कुछ 5 लाख, कुछ 10 लाख, कुछ की 1 करोड़ से ऊपर है। 10 लाख वाले पे भी वही टैक्स, 1 करोड़ पे भी वही टैक्स, 10 करोड़ पे भी वही टैक्स, तो ये तो जस्टिस नहीं है। तो ये क्या करे, 10 लाख तक जो तो था वही है, बट 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज भी लगा देते, नॉर्मल टैक्स के साथ एक और टैक्स, दैट इज सरचार्ज। तो वही सरचार्ज के रेट को रिड्यूस किया गया 12% से 7%। अब लाइन से पढ़ते, रिड्यूस रेट ऑफ सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम 12% to 7% in case of total income exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore. Surcharge at the rate of 12% shall continue to be levied in case of cooperative society having a total income exceeding 10 crore। तो 10 करोड़ वाले पे कोई चेंज नहीं है, 1 करोड़ वाले पे चेंज है, बस वो लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके आने की थोड़ी चांसेस है। एक सेकेंड, एक नेशनल पेंशन स्कीम में भी रेट कम हुआ था, इस पे एक क्वेश्चन आया था। Incentives to national pension system subscribers for state government employees, it is proposed to increase the limit of deduction from the existing 10% to 14% in respect of contribution made by the state government। तो अब इसका रेट 14% हो गया, बस ये लिखना है, नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। आई नो अभी ये प्रोविजन आपको नहीं समझ में आएगा, ये प्रोविजन डिटेल्ड एंड एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ रेट्स पढ़ना है, ठीक है। अब वापस आते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स पे। गेन ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट्स टैक्स्ड एट फ्लैट 30%। इसमें और भी कंडीशंस है, नो डिडक्शन एंड नो सेट ऑफ विल बी अलाउड। TDS अंडर सेक्शन 194S एट 1%, मतलब गजब। वर्चुअल डिजिटल असेट्स पे 30% का टैक्स, कोई डिडक्शन भी नहीं देंगे और TDS 1% भी काटेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म, इसमें और कुछ भी मार्क कराने लायक है नहीं। Next, some key launches in the year 2021. Very important scheme, PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission.
स्टार्ट करें। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। एक्चुअल में इसमें इंटरकनेक्शन होने वाला है। एक विलेज को ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ब्लॉक्स ऑफ विलेजेस, फिर ब्लॉक्स ऑफ विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट्स को रीजनल डिस्ट्रिक्ट से, और फिर रीजनल डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पे इंटरकनेक्ट करना। ब्लॉक्स ऑफ विलेजेस अभी नहीं समझ में आया तो देखो, एक छोटा सा गांव, फिर ग्रुप्स ऑफ जो विलेज हो गए उसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो एक गांव को उस ग्रुप ऑफ विलेजेस से कनेक्ट करवाएंगे, फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट से रीजनल से, और रीजनल मतलब एक एरिया में जितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, हाँ, ग्रुप ऑफ ब्लॉक को हम डिस्ट्रिक्ट से कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट को रीजनल से, रीजनल मतलब आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट है सबसे, उसके बाद नेशनल लेवल से। है क्या स्कीम? हेल्थ रिलेटेड स्कीम है कि एक्चुअल में जो विलेज होते हैं वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक वो एक डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं पेशेंट बीच में ही मर जाता है, या फिर प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो पाती जिसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इन्होंने 3 बड़े ब्लॉक बनाए हैं कि वर्क कहाँ करना है। 3 ब्लॉक्स, यहां से पहला ब्लॉक रिलीज होगा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। The aim of PM Ayushman Bharat infrastructure mission is strengthen the critical health care network from village to block, block to district to the regional and national level in next 4 to 5 years. 4 to 5 years को underline करना है। Describing the initiative taken by the government under the new mission, the Prime Minister said there are 3 major aspects. पहला एस्पेक्ट क्या है? The first aspect is related to creation of elaborate facility for diagnostic and treatment. जो गांव में लोगों में प्रॉब्लम आती है कि डायग्नोस नहीं हो पाती बीमारी क्या है, वो लोग अपना घर में ही उपचार करने लग जाएंगे, आसपास के लोग आके सलाह देते थे, फिर जो भी एक पुराना डॉक्टर होता है उसी पे सब डिपेंडेंट होते हैं, वो डायग्नोसिस नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता। तो करना क्या है, वहां पे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे वर्क करना है। पहला एस्पेक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दूसरा, the second aspect is related to testing network for diagnosis of disease. Under this mission, the necessary infrastructure will be developed, monitor of diseases and 730 districts of this. Network of disease तो सबसे अच्छा तरीके से आप समझ सकते हो कोविड से। जब कोविड शुरू में 2020 में हो रहा था तो लोगों से क्वेश्चनिंग होती थी, आप किसके कांटेक्ट में आए थे, लास्ट किससे मिले थे, क्योंकि उसी से ट्रेस हो रहा था। उनको भी तो नहीं है, अगर उनको भी है तो तुरंत क्वारंटाइन करेंगे, पता चले वो आगे 10-12 लोगों को फैला देंगे। समझ में आ रहा है चीज? तो नेटवर्क ऑफ डिसीज मतलब ट्रेसिंग करना कि डिसीज एक्चुअल में फैल कैसे रही है, तो वो नेटवर्क ऑफ डिसीज दूसरा एस्पेक्ट रहेगा। थर्ड एस्पेक्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम की जड़ ही यही है, क्यों डायग्नोसिस नहीं हो पाता है किसी बीमारी का, क्योंकि रिसर्च में पैसा बहुत लगता है, रिसर्च सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पाती है। इसलिए थर्ड, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रिसर्च। आयुष्मान भारत स्कीम में 3 बड़े एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। पहला एस्पेक्ट ये है कि डायग्नोसिस हो सके, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है, नेटवर्क ढूंढा जाए, एंड थर्ड इज रिसर्च कंडक्ट किया जाए। 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं और आयुष्मान भारत स्कीम बेसिकली किस पे थी, कनेक्टिंग, इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का, सब बोलो साथ में, डिस्ट्रिक्ट्स का ब्लॉक्स से, ब्लॉक्स सॉरी विलेजेस का ब्लॉक से, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट से रीजन से, रीजनल का नेशनल से। अच्छा, मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट बोलने पे ही सब कंफ्यूज हो गए थे। डन, ये स्कीम भी खत्म। फिर पीएम गति शक्ति, आई एम स्किपिंग इट दिस नाउ बिकॉज ऑलरेडी कवर्ड 2 टाइम्स। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन लिखो, हु इज मेरा हु इज में 2 गैप ही नहीं रहा।
चेयरपर्सन ऑफ इसरो, चेयरपर्सन हो, चीफ हो, जो भी है, ऑफ इसरो। लास्ट इसरो की न्यूज सबसे ज्यादा हाईलाइट चंद्रयान 2 के टाइम पे हुई थी, जब वो कुछ किलोमीटर्स पहले ही वो ऑर्बिट उसका टूट के नीचे, तो तब ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे। उसके बाद ये इसरो पे क्वेश्चंस फिर आने लगे, क्योंकि जो चीज न्यूज कवर कर लेगा वो चीज करंट अफेयर्स में आ जाएगी। पता नहीं, सर्च करो। आंसर बताओ। अच्छा लिख कर ले आना, घर पे देखना के सिवान है कि एस सोमनाथ है। अब ये आपस की लड़ाई हो चुकी है, एस सोमनाथ है कि के सिवान है। क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऑन October 11, 2021 with the representative of space industry on the occasion। न्यूज कब की कवर की गई है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है? नहीं है, पर मॉड्यूल कुछ भी दे दे उसको देवता मान के आप पूछिए प्लीज, मॉड्यूल पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। He marked the government's approach to space reforms is based on 4 pillars। अंडरलाइन करते चलेंगे। He remarked the government's approach to space reforms based on 4 pillars। First, the freedom of innovation to private sector। बहुत सही चीज है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब आपको बहुत हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो आपको किसका वो चाहिए साइड, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो पहला क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी फ्रीडम दी जाए। रोल ऑफ गवर्नमेंट एज एन इनेबलर, द प्रिपेयरिंग यूथ फॉर फ्यूचर एंड फोर टू सी द स्पेस सेक्टर एज अ रिसोर्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कॉमन मैन। ये 4 इनके पिलर्स हैं, किस तरीके से आगे हमारे स्पेस प्रोग्राम चलेंगे। कुछ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। स्वच्छ भारत, अर्बन 2.0, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, ये सब बहुत पुराना हो चुका है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ऑलरेडी कवर्ड है। क्या ये चैप्टर हम खत्म कर सकते हैं? यस, डन। क्वेश्चंस पे आते हैं। Next, India's growth in next 25 years will be clean, green, sustainable and reliable। Okay. Good governance index। इससे रिलेटेड एक्चुअली एक चीज बतानी थी। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 का तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, पर एक नई चीज इस बार रिलीज करी गई थी, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये 2022 में रिलीज हुआ है, बट ओनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंसिडर किया गया, वही का सिर्फ रिलीज हुआ था। एंड अमित शाह ने रिलीज किया गया था, उसमें टॉप पे था जम्मू। ये आप लिख लीजिए क्योंकि 2021 का अभी तक वैलिड है। 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं और उसी दिन ये इंडेक्स आएगा। तब तक के एग्जाम हो जाएंगे और सब पास हो जाएंगे तब तक, इसलिए आप सोचना भी मत कुछ। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 वाला ही अभी एप्लीकेबल रहेगा। 22 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया था,
वो सिर्फ किसके डिस्ट्रिक्ट्स को देखा गया था? जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस? जहां पे, अरे बोलो, वो थोड़ी है कि गलत बोल दोगे तो कोई गला काट देगा। यहाँ पे गलत हुआ तो हुआ, वैसे भी गलत हो जाता। सही है एकदम, बस लेमन लैंग्वेज है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो सही है। जहाँ की गवर्नमेंट फुली अच्छी से फंक्शन करे, जहाँ का पब्लिक अफेयर्स अच्छा हो, सबसे अच्छी चीज होती है कि स्कीम्स को बहुत सारी ले आते हैं कि ये हम स्कीम लाएंगे, वो इम्प्लीमेंट कितनी होती है। तो ये इंडेक्स गवर्नमेंट की असलियत भी बताता है कि स्कीम्स लाना बड़ा आसान है, एक्चुअल में कितनी स्कीम्स काम कर रही है या इम्प्लीमेंट कितनी होती है उसको देखना है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था 2021 में, उसमें गुजरात टॉप किया था। इसमें 10 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, कमर्शियल एंड ट्रेड होता है, सब पे देखा जाता है। ओवरऑल कौन टॉप किया है? गुजरात। 10 सेक्टर्स, 10 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कौन टॉप किया है? नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया विक्रम मिस्री। आई अगेन से अपॉइंटमेंट्स बहुत आए हैं पूरी बुक में, एक जगह होता तो काफी अच्छा होता। उसके लिए अपनी नोट्स में अपॉइंटमेंट्स एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। और किसके अपॉइंटमेंट है, चेयरपर्सन ऑफ व्हाट, उसका रेडी होना चाहिए। Who among the following is newly appointed Twitter CEO? Cross this question. अपॉइंटमेंट होके चले भी गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीबी किस चीज को कंट्रोल करता है? कब हाईलाइट हुआ था एनसीबी? एनसीपी ने मारा छापा, तब तो बस हर जगह एनसीबी सुनने में आता था। तो एस.एन. प्रधान इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार, सब सही है। नेवी का चीफ, नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? आर हरि, इनको एडमिरल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पोस्ट वो है, आर हरि कुमार। डन। अब कुछ अपने एमसीक्यू का डिस्कशन कर ले, एक एक से अलग अलग ग्रुप, मास आंसर नहीं चाहिए, टारगेट आंसरिंग होगी। नहीं हुआ तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं मांगा। इंस्टीट्यूट मतलब हर चीज में आपके साइड से होता। ठीक है, मैंने पढ़ाया है ना, चलो किसी ने अपलोड किया नहीं किया, आई हैव टॉट, अब ये नहीं आपको कर सकते, रिकॉर्डिंग है, सामने है सब चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके आंसर। शुरू के बहुत इजी है, पीछे से पूछेंगे। How many digital banking system will be set up in 75 district of scheduled commercial bank? 75, सब नहीं, हेल्प नहीं करना है दोस्तों की, ठीक है। सब भगवान से मना रहे हैं कि जो आता हो बस वही पूछिएगा, जिसका आंसर नहीं पता है वो मत लाइएगा। How many focus area of the budget are presented in union budget? Focus area, ये तो और ही खराब चीज है, क्लास मिस करना। अच्छा, फोकस एरिया ऑफ बजट, एनीवन हु नोज द आंसर, तुम बताओ। अच्छा, मतलब आई कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है, देखेंगे नहीं तो हम पूछेंगे भी नहीं, उधर देखेंगे इधर देखेंगे। आंसर पूछना होगा तो टारगेट पॉइंटिंग होगी, सब फंसेंगे। कोई किसी को अच्छा आता है खुद ही बता दो, इसी नोट्स में है, ऊपर चल के देखते हैं। आंसर इज 7। इसको ढूंढने में ही पूरा टाइम चला जाएगा। 6 स्टेजेस है, उस पर मत चले जाना। 7 फोकस एरिया, इसमें नहीं था, 7 फोकस एरिया है। Deduction of employer contribution to national pension scheme increased to from this to 10% for state government employees. कितने परसेंट पे इंक्रीज हुई है? From 10% to
बुक खोलो, अभी मॉड्यूल में पढ़ाया है। नेशनल पेंशन डायरेक्ट टैक्स वाले पॉइंट में था। अच्छा, मतलब पेज नंबर बता देंगे तो याद आ जाता है। डिडक्शन फॉर श्योर, yes it is 14%. Who holds the records of delivering the longest budget speech? ये जिसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है, बताओ। अच्छा, सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जय माता दी, टिक। निर्मला सीतारमन। When was the first budget of independence introduced? ये मैं बता देती हूँ, 1947. Dash houses will be completed for identified beneficiary for PM आवास योजना। पीछे से PM आवास योजना में कितने घर बनने की बात हुई है? बहुत अच्छा हुआ सबने वैरायटी ऑफ आंसर्स दिए। वो कंफ्यूज जरूर हो गई है कि कैसे दोस्त है, एक ने ए, एक ने बी, एक ने सी। दिस इज वेरी नाइस, वैरायटी ऑफ आंसर ही चाहिए। अच्छा, आंसर वो खुद भी नहीं बोल सकती है। 60 लाख। और कोई आंसर? कॉन्फिडेंट कौन है जो प्रूफ साइड? 60 पे कॉन्फिडेंट, ठीक। इसमें था पीएम आवास योजना ना। एक्चुअली हम लोग ने दो जगह से पढ़ा है, मॉड्यूल में होगा। 80 लाख इज द करेक्ट आंसर, बट एक बार प्रूव कर देते हैं इसको। $40 lakh is not the answer, it is 80 lakh. कहाँ पे दिया है? दिया कहाँ पे इसमें? पीएम आवास योजना कहाँ पे पढ़ाया था? 88 यहाँ पे कहीं है। 80 लाख हाउसेस। दो से बदला बाद में ले लेना अपना, बाहर मिलते हैं। द आंसर इज 80 लाख। कहाँ गया क्वेश्चन? इट इज C, 80 लाख. Finance Minister announced the reduction of surcharges on the unlisted 28.5% to dash. कोई गैस करके बता दो। One who is good in guessing. सत्रह कौन बोल रहा है? ऑप्शन ही नहीं है। मतलब गैस भी करना है तो ऐसा गैस करना है कि ऑप्शन ना हो। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि 17 कहां से आंसर आ सकता है। चलो 22, 12, 28 जो भी करना था। इट इज 23%। नियर थे। 22 तो बोला ही ना, 1% ऊपर नीचे चल जाता है। The defense R&D will be opened up for the industry, startup and academia with dash of defense R&D budget. R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ढूंढ के बताओ जल्दी से, थोड़ी मेहनत कर लो। द आंसर इज कुछ और। अभी इसका कॉन्फिडेंस काफी लो हो चुका है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 60 लाख घर बताए थे। आंसर आंसर The answer is 25%. The production-linked incentive schemes in 14 sectors will provide how many? 60 में कंफ्यूजन हुआ था। 60 लाख क्या है जरा बताना, और 80 लाख क्या है? 80 लाख तो
पीएम आवास योजना में घर बनाएंगे, वो हाउसेस वाला, और 60 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी पीएलआई में, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स में। तो आंसर इज 60। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे इतना रेलिवेंट नहीं लगा, पर मॉक में दे दिया गया था। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कितना हुआ? द आंसर इज 140,986 करोड़, 1,40,986। ऊपर वाला आंसर कौन बताएगा? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। कॉन्फिडेंस, 1 class 1 TV channel program of Dash will be expanded from 12 to 2 एथिक्स नाम की चीज नहीं है एकदम, 12 to 200 टीवी चैनल्स। ये विद्या, निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग हाउ मेनी टाइम्स इन अ रो, बजट इन हाउ मेनी टाइम्स इन अ रो। हाथ भी ऐसे रेस करना है। देखिए एथिक्स है, पर दोस्तों की मदद भी करनी है। दैट इज 4 टाइम इन अ रो। नेक्स्ट जानवी जायसवाल, जानवी जायसवाल will answer. Nirmala Sitharaman announced a new tax rule for a taxpayer where a taxpayer can file an updated revised return on a payment of taxes within, ये आज की क्लास में हम लोग ने कवर किया है। अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? जानवी जायसवाल क्विकली कमेंट करेगी कमेंट सेक्शन में। सिर्फ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट हैं नहीं, ये सोचते हैं सब। अच्छा, ऐसे टाइप पे नेटवर्क इशू जल्दी हो जाता है। जानवी जायसवाल, Nirmala Sitharaman announced a new tax rule for a taxpayer where a taxpayer can file a revised return on payment of tax within how many years? The answer is आंसर इज गायब। तो तुम लोग बताओ आंसर क्या है? इट इज 2 years. The surcharge on the cooperative society to be reduced from 12% to 7%. Absolutely correct. बस कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो आधा गेस था, आधा ये बताएगा फिजिकल डिफिसिट टारगेट क्या है। ये यहाँ उधर नहीं देखना है, यही क्या नाम है इसका, हम नाम नहीं बताएंगे, कल से हम पीछे बैठेंगे। जानवी is saying it is 3 years, it is 2 years. जानवी, नेहा गुप्ता ऑनलाइन में, नेहा गुप्ता आंसर करेंगी। सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज की क्लास में डायरेक्ट टैक्स वाले टॉपिक में पढ़ाया है। सॉरी, हम लोग फिजिकल डिफिसिट पढ़ रहे थे, ये तो 2-3 बार कवर हुआ है। अब कहाँ कवर हुआ है? नेहा गुप्ता आंसर क्वेश्चन नंबर 6। फिजिकल डिफिसिट कितना था? अरे इसी पीडीएफ में भी पढ़ाया था मैंने, ऑलमोस्ट 3 बार कवर हो चुका है। फिजिकल डिफिसिट करेंट 22-23 का इज एस्टिमेटेड टू बी it is 6.4%. Income from transfer of digital assets, cryptocurrency to be charged at what percent of tax? नहीं पता था। 30%। कल की क्लास मिस हुई है, उसका भुगतान हो रहा है। कोई बात नहीं, आप रिपीट क्लास देख लो, ऐप पे अपलोड हो रहा है ना, तो बात करके इसको देख लो, क्योंकि एग्जाम से पहले सारी क्लासेस एटलीस्ट मॉड्यूल की पढ़ लो।
हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेज विल कम इनटू फोर्स ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम, ये आई थिंक नहीं कवर हुआ था, इसका आंसर है 1.5 लाख। पोस्ट ऑफिसेज कितने होंगे? 1.5 लाख। ये सब बजट में कुछ कुछ पॉइंट्स आए थे, उसके ऊपर है। कितनी नई वंदे भारत ट्रेन बनने वाली? नेक्स्ट, न्यू जनरेशन वंदे भारत। हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन? 100, 250, 400, 350, कुछ तो है। चलो तो वापस ऊपर। तुम लोग आंसर नहीं दोगे तब तक शेयर करते रहोगे। कहाँ गया वंदे भारत ट्रेन? दिख गया? यहाँ दिखा कुछ? अपने प्रिपरेशन का लेवल देख लो। 400 वंदे भारत ट्रेन्स। Finance Minister Nirmala Sitharaman, while presenting budget, said the country is expected to grow. फिजिकल डिफिसिट की बात नहीं हो रही है, करंट फिजिकल की भी बात नहीं हो रही है, कंट्री की एक्सपेक्टेड जीडीपी क्या ग्रो करेगी? ऑप्शन अच्छा ये याद है, चलो कल बताया था, ये याद है इसलिए 9.27%। ये वाला आंसर इजी है। आर्टिकल कौन सा है? 112। डन, वी हैव कंप्लीटेड दिस। एमसीक्यू क्विज कंप्लीट हो गई। चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। लास्ट बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो कल पढ़ेंगे। और साथ में अक्टूबर की ई बुलेटिन सब लेकर आएंगे। अक्टूबर की ई बुलेटिन कल भी नहीं आना है। कौन सा एग्जाम है? ऐसा होता है, तो एकदम नर्वस मत होना। मेरा तो एक ही दिन सीएस का भी एग्जाम था एंड पीएचयू का ग्रेजुएशन का भी एग्जाम था एंड आई वाज लाइक चलो सीएस का छोड़ देते हैं। फिर क्योंकि ग्रेजुएशन कम्स आफ्टर 1 ईयर एंड सीएस कम आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, बट टाइम बदल गया एंड मूवमेंट पे एंड वो हो गया 1:30 से 4:30 एंड सीएस का होता है सुबह। तो बस भागम भाग लगी थी, जैसे एमएस धोनी में वो उधर से उधर भागता है। आई वॉज ऑल्सो गोइंग देयर कि डीएलडब्ल्यू लिटिल, उससे लिटिल फ्लावर्स हम लोग गए थे बीएचयू वापस पेपर देने। तो कुछ ना कुछ अगर हो रहा है तो अच्छा ही के लिए हो रहा है। जो एग्जाम दे रहे हो उसको दो, साथ में ये पढ़ते रहो। कॉल करके स्पेसिफिकली बोल दो कि ये क्लास अपलोड हो जाए, जो भी रिक्वेस्ट करो हो जाएगा। चलो ठीक है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बस अच्छे से सबको एग्जाम देना है। जितना पढ़ा है उसको कायदे से बैठ के एक दिन पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ और ई बुलेटिन ऑफ अक्टूबर मंथ।